हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। इलेक्ट्रिकल डोज की हमारे इस चैनल में मैं प्रीति चक्रवर्ती आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि BSPSCL ने जूनियर इंजीनियर के लिए अपना रिक्रूटमेंट जारी कर दिया है। एग्ज़ाम फॉर्म ऑलमोस्ट फिल हो चुके हैं और अब सारे के सारे जो बच्चे हैं वो अपनी तैयारी में जुड़ चुके हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल के द्वारा भी कुछ ऐसी ही मुहिम चालू की गई है जिसमें सर ने ऑलरेडी आपको इसके जो PYQs हैं उनके क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराना चालू कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ लिंक पे दिए हुए उन वीडियोस को देखिए। और आज मैं आपके साथ जो बेसिक काम है, जो स्ट्रेटजी है कि हमें किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्लियर करना ही करना है और कुछ लोगों का ये जो ड्रीम जॉब है उसे अचीव करना ही करना है, उसमें मैं आपकी मदद कर सकूं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम प्रीति चक्रवर्ती है। मैंने MTech किया हुआ है जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से। हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग मेरी ब्रांच थी। मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर और ट्रेनिंग ऑफिसर भी काम किया हुआ है और साथ ही साथ हम जो है टेक्निकल के जो है हम सब्जेक्ट्स आपको कवर कराते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। फ्रेंड्स, आप जैसा कि समझ पा रहे हैं कि अगर आप अगर आप किसी भी पोस्ट को, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ जो है, कुछ स्ट्रेटजी जो है वो आपको जाननी होगी। तो चलिए मैं आपके साथ वो स्ट्रेटजी आज शेयर करना चाहती हूँ। चलिए हम शेयर करते हैं अपनी इस स्ट्रेटजी को। चलिए सबसे पहले अगर आप, मैं सिर्फ इसी एग्ज़ाम की बात नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको ये जो स्ट्रेटजी दे रही हूँ ये आने वाले हर एग्ज़ाम में आपकी मदद करेगी। और इस एग्ज़ाम के लिए तो हम सब मिलकर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा सबसे पहला जो आपसे जो है निवेदन है कि आप जाके इसके सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकालिए। फ्रेंड्स, प्रिंट आउट निकालिए जो कि हार्ड कॉपी में होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी में बिल्कुल नहीं। एक हार्ड कॉपी में आपका जो भी प्रिंट आउट है उसे निकालिए और उस प्रिंट आउट को आप अपनी टेबल पे लगाइए, जो भी आपकी स्टडी टेबल है उसके सामने लगाइए। उससे फ्रेंड्स क्या होगा, आपको ये अंदाज़ा होता रहेगा कि मैंने अभी जैसे अगर आपके पास इतने सब्जेक्ट्स हैं, जो कि मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि इतने आपके पास जो है सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कवर करना है और उस सब्जेक्ट्स के अंदर भी ये टॉपिक आपको कवर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको मशीन 1 आपके पास आपको लिखा हुआ है कि आपको मशीन 1 कवर करना है, मशीन 2 कवर करना है, पावर सिस्टम कवर करना है, ठीक है, आपको PS1 कंप्लीट करना है, PS2 करना है। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर आपके पास प्रिंट आउट रहेगा तो एक तो आपको टेंशन रहेगी कि मेरा M1 जो मशीन 1 है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मेरे मशीन 2 के अभी 2 टॉपिक बाकी हैं। क्योंकि आप ये नहीं जान सकते हो कि आपका एग्जामिनर अगर एक टॉपिक पकड़ ले तो उससे कितने क्वेश्चन दे देगा, और अगर मान लो वही टॉपिक आप छोड़ के चले गए तो फिर क्या करेंगे आपके। तो वो अगर एक टॉपिक से उसने 6 क्वेश्चन दे दिया है तो वो चीज़ तो आपकी छूट जाएगी ना। इसलिए हर एक टॉपिक का, जितने भी टॉपिक जो हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट्स के जितने भी टॉपिक हैं फ्रेंड्स, वो टॉपिक का आपको एटलीस्ट, मैं कहती हूँ डीप नॉलेज ना हो बट बेसिक नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। जो टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, जो हम प्रीवियस पेपर को अभी एनालाइज करेंगे, उसकी तो अच्छी खासी नॉलेज आपको होनी चाहिए। पर कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे जिनको आपको बेसिक नॉलेज से ही आपका काम चल जाएगा। उसके बाद आपने सबसे पहले सिलेबस निकाला, सिलेबस का आपने प्रिंट आउट निकाला, प्रिंट आउट को आपको हार्ड कॉपी में निकाल कर आपको अपनी टेबल के सामने चिपकाना है और ये काम आप कल ही करेंगे।
ठीक है, ये काम आप कब करेंगे? कल ही, आज या कल में आप कर लेंगे। नेक्स्ट है, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे, वो बोलेंगे मैम हमारे पास तो प्रिंट आउट भी है, हमारे पास तो सिलेबस भी है, बट फिर भी एक बार अपना प्रिंट आउट आप फिर से निकालिए और जो जो आपने टॉपिक कवर कर लिए हैं उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, आप उसको हाईलाइट कर लीजिए और जो बची हुई रिमेनिंग टॉपिक हैं आप उनको भी कर लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो हमारे क्योंकि हम ये जो वीडियो है वो सिर्फ जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए नहीं, ये जो हम स्टार्टिंग से जो स्टार्ट करने वाले उनको प्लस जो कर रहे हैं उनके लिए। फिर फ्रेंड्स, मैं आपको बोलती हूँ कि जो सिलेबस है, जब आप इस सिलेबस को 2 या 3 बार आपको अच्छे से पढ़ना है और ऐसा आपको 2 से 3 दिन तक करना है ताकि सिलेबस आपके माइंड में छप जाए, और रोज़ देखना है वो तो अलग ही बात है, ठीक है। एक बार आपने सिलेबस को देख लिया और मुझे पता चल गया कि मशीन 1 है, जैसे कि मशीन 1 है तो इसमें से आपका ट्रांसफॉर्मर आ रहा है, डीसी है आपका, डीसी मोटर होगा, जनरेटर होगा। अब ये चीज़ मुझे पता है कि मशीन में मुझे ये सिलेबस पढ़ना है। अब मैंने क्या किया, अब मैं PYQs लगाऊंगा, PYQs लगाऊंगी। PYQs में क्या होगा फ्रेंड्स, PYQs से आपको ये एनालिसिस होगा कि अगर मेरे पास 7 टॉपिक इस मशीन 1 में दिए हुए हैं तो 7 में से कोई 3 या 4 टॉपिक तो ऐसे होंगे जिसमें से 4-4, 5-5 क्वेश्चंस आए होंगे। चलिए मैं आपको एक बताती हूँ। अभी मैं आपको, जब PYQs आपने सर का वीडियो अगर देखा है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अगर आपने सर का वीडियो देखा है तो वेरी गुड, वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं देखा है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप सर का वो वीडियो देखिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आपको इस में के लिए डेडिकेटेड कंटेंट या डेडिकेटेड जानकारी चाहिए है सिर्फ और सिर्फ BSPHCL के रिगार्डिंग, तो वो आपको उस ग्रुप में मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपने सिलेबस उठाया, सिलेबस में PYQs देखे, अब अगेन आप अपने सिलेबस को उठाइए और उस सिलेबस में मार्क कीजिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे वो आप अच्छे से मार्क कर लीजिए, और वही जो है आपको मतलब जितनी बार आपको क्या है उसको बार बार आपको क्या करना है, देखना है, मतलब उनको तो कभी छोड़ के जाना ही नहीं है जो PYQs में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, क्योंकि वो ट्रेंडिंग होता है कि ये इस तरीके से जैसे ट्रांसफॉर्मर के आते हैं तो वो हर साल ट्रांसफॉर्मर के 3 या 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। अब 50 में से आप अगर ट्रांसफॉर्मर छोड़ के जाएंगे तो 4 क्वेश्चन आप अपनी रेस से बाहर हो रहे हैं, और आप ये जान रहे हैं कि अगर इस पेपर में नॉन टेक या टेक आ रहा है, नॉन टेक और टेक दोनों आ रहा है, तो नॉन टेक की रेस में तो वो सारे बच्चे हैं जो आपके हर चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मतलब SSC की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आपके बैंक की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे बच्चे आ रहे हैं। तो अब आप उनको बीट किससे करेंगे, आप बीट तो अपना टेक्निकल मजबूत करके ही करेंगे ना। सो इसलिए आपको टेक्निकल में तो एक भी चीज़ छोड़नी नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, अब आप सिलेबस उठाएंगे, सिलेबस में आपको एक एक टॉपिक को क्या करना है, कवर करना है, और जितना भी, फॉर एग्जांपल आज मैंने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा है, आज मैंने 3 फेज ट्रांसफॉर्मर पढ़ा, और उस 3 फेज ट्रांसफॉर्मर से रिगार्डिंग मुझे जितने MCQ मिल रहे हैं फ्रेंड्स, मैं उस सारे MCQs को लगाऊंगी, उसी दिन लगाऊंगी, ठीक है, और अपना वो टॉपिक मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आप चाहें तो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं जो कि हमारे बैचेस में भी अवेलेबल रहेंगे, तो आप उस टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट को लगाइए, या फिर आप एक पूरा चैप्टर कंप्लीट कीजिए और उस मॉक टेस्ट को लगाइए। लेकिन हफ्ते में आपको 1 से 2 मॉक टेस्ट तो लगाना कंपलसरी है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, मतलब आप एक जो है वो 1 या 2 टॉपिक आपका, मैं कहती हूँ ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि टाइम उतना होगा नहीं, तो आप एक
पूरा मॉक टेस्ट आप लगाइए, डेली एक मॉक टेस्ट तो आप लगाइए ही लगाइए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये किसी भी, अगर आपने इतना कर लिया तो आपकी एक सीट तो जो है वो बिल्कुल ही कंफर्म है। एक सीट आप अपनी कंफर्म समझिए, आपकी इस सीट को कोई भी नहीं ले सकता है, ठीक है। चलिए एंड आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा पैटर्न क्या होता है। सो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारा बीपीएससीएल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपका जीके आता है। अब आप ये जान लीजिए कि जो जनरल नॉलेज वाला सेक्शन होता है, हमारा क्या आता है, जनरल नॉलेज आता है फ्रेंड। अब आप ये जान रहे हैं कि इस जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर भी आएगा, आपका स्टैटिक भी रहेगा, आपके सब्जेक्ट्स मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक, इकोनॉमी, मतलब ये इतना वास्ट सिलेबस है कि अगर आप इसे कवर करना चाहेंगे, और ये कितने नंबर का आता है, 10 मार्क्स का आता है। रीजनिंग, जैसे कि मैंने आपको कहा, रीजनिंग 10 मार्क्स की आती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 10 होते हैं। रीजनिंग मोस्टली बच्चों की अच्छी होती है, जनरल हिंदी मोस्टली बच्चों की अच्छी होती है, इंग्लिश कुछ बच्चों की कमज़ोर होती है, बस इसका जो है वो 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अगर कोई बंदा बीटेक है तो मैं ये तो इतना मानती हूँ कि उसे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर तो होती ही होती है। तो अगर आप इस सेक्शन को देखें ना फ्रेंड्स, तो ये सेक्शन आपका जो 50 नंबर का सेक्शन है, ये आपका कोई भी बच्चा जो है वो क्लियर करेगा, मतलब इसमें हाईएस्ट से हाईएस्ट मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इस बच्चे को आरआरबी वाले बच्चे भी अच्छे से निकाल लेते हैं, आपके एसएससी वाले बच्चे भी अच्छे से निकाल लेते हैं, और आपके जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो भी बच्चे अच्छे से निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप किसी भी बच्चे को बीट कहाँ कर सकते हो? आप बीट कर सकते हो यहाँ टेक्निकल में, किसी भी बच्चे। अब टेक्निकल में भी एक एक नंबर की लड़ाई होगी फ्रेंड्स, क्यों होगी? चलिए मैं आपको डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले हम टेक्निकल में जो है टेक्निकल का सिलेबस समझते हैं। तो देखिए, इसमें आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट्स भी है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर सीएडी है, कैड है, मशीन है, मशीन 1 है, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर नेटवर्क्स है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैनेजमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स 2 है, इलेक्ट्रिकल मशीन 2 है, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्विचवेयर एंड प्रोटेक्शन, एम्बेडेड सिस्टम, फिर industrial drives and control, utilization drives and control, utilization of electrical energy and measurement management and basic management skills and Indian constitution। ये जो एक चीज़ है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, ये थोड़ा सा जो बच्चों ने कभी पीएससी वगैरह की तैयारी की है उन्हें तो आता होगा, लेकिन जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया ये उनके लिए नया होगा। अब मैंने आपसे कहा था एक एक नंबर की लड़ाई है, वो क्यों? देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जो है जो इलेक्ट्रिकल का पार्ट है वो तो बहुत अच्छा है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक। अब लेकिन आपका जो सिलेबस है जो इन्होंने डिज़ाइन किया है, वो अगर आप इसको अच्छे से देख पाएँ तो ये सिलेबस सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस नहीं है, इसमें इन्होंने कैड भी जोड़ा है। हालांकि ये हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही पढ़ते हैं, बट ये जो है ये एक तरीके की क्या होती है जो बेसिक बच्चे छोड़ देते थे या जिनको ज़्यादा पसंद नहीं होता था। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट भी जोड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका कम्युनिकेशन डाला है, ठीक है, उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम डाला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद और भी देखें, हाँ, फिर उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क्स भी जुड़ा हुआ है, यानी कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह भी आ सकती है। हालांकि ये प्रोग्रामिंग ज़्यादा वो नहीं आएंगी, C++ लेवल की ही आएंगी, बट फिर भी ये सारी चीज़ें जुड़ी हैं। अब अगर किसी बच्चे का सिर्फ क्या इलेक्ट्रिकल अच्छा है तो भी उसे मेहनत इन चीज़ों में करनी पड़ेगी। किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट अच्छा है, जो कि ये है इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट अच्छा है,
तो भी उसे इलेक्ट्रिकल पार्ट में, कैड पार्ट में, इस कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट में जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप पूछेंगे कि मैम आपको ये सब आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल का ही पोर्शन करके जाते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास कुछ पेपर है। ये जो पेपर है आप देख सकते हैं, ये 30 जनवरी 2019 का की PDF है। अगर मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँ तो पहले मैं आपको इस पेपर का एनालिसिस कराऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोग्राम गिवन बिलो। ये एक प्रोग्राम दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। इसका मतलब कि आपको इलेक्ट्रिकल के साथ आपको छोटी मोटी प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए, जो हम C++ में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले जाती हूँ। तो ये देखिए, ये जो मैंने आपको कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट भी आएगा। तो चलिए ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 65, द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ द पावर टू कंडक्ट इलेक्शंस ऑफ, यानी कि ये पार्ट भी आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट और मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, ये भी देखिए, ये भी एक और, एट द डेटा लिंक लेयर ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क ईच डिवाइस ऑन द नेटवर्क हैज़ एन एड्रेस नोन एज। ये इस तरीके से एड्रेस दिए हुए हैं, यानी कि ये भी कंप्यूटर का पार्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, यहाँ पे ये माइक्रो कंट्रोलर के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड इज एम्प्लॉयड इन द 8051 माइक्रो कंट्रोलर इंस्ट्रक्शन MOVR040H इमीडिएट एड्रेसिंग मोड रजिस्टर इनडायरेक्ट। तो ये देखिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, कम्युनिकेशन का, जिसने पढ़ा है उसको पता होगा कि ये कम्युनिकेशन का पार्ट है। फिर यहाँ देखिए, इन फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑपरेशन ऑफ DC मोटर, ये तो DC मोटर का है। इन अ डीजल इंजन द गवर्नर कंट्रोल्स द, ठीक है, यानी कि गवर्नर क्या, तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। हाँ, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लूप बैक एड्रेस फॉर IP। अब ये देखिए, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर दोनों का इकट्ठा पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद, यानी कि अगर मैं आपको वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स, कि अगर आप जो है ये सिर्फ ये सोच के चल रहे हैं कि नहीं मैम मैं तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट करके जाऊँगा, मेरा इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो आप जो है रेस से ऑलरेडी 4 या 5 क्वेश्चंस तो आप आउट हो रहे हैं। 4-5 क्वेश्चंस तो मैं बहुत कम बोल रही हूँ, आप 10 क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं। अब आप बताइए, 50 नंबर की रेस में आपके साथ सबके सब एक साथ भाग रहे हैं, और उसके बाद आपके पास 50 नंबर की रेस में सबके सब भाग रहे हैं, उसमें 10 क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं, तो क्या आप 40 क्वेश्चन से किसी को बीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए एक एक नंबर का हमें जो है पूरी तरीके से ध्यान रखना होगा, पूरी तरीके से हमें जो है हर चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम ये नहीं सोच सकते कि ये सिर्फ और सिर्फ हमें जो है वो क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अब क्या करना है, इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट अच्छे से करके जाना। नहीं फ्रेंड्स, आपको इलेक्ट्रिकल के साथ साथ आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट भी अच्छे से करना होगा, आपको अपना कैड पार्ट भी अच्छे से करना होगा, आपको अपना कम्युनिकेशन का पार्ट भी अच्छे से करना पड़ेगा, आपको अपना जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है वो भी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि 4-5 क्वेश्चंस तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही आ रहे हैं और बाकी 4-5 क्वेश्चंस तो इससे आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले मैं आपको ये 2 पेपर मेरे पास हैं, एक 30 जनवरी का 2019 का
और एक 31 जनवरी का। सो चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दिखा देती हूँ किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं। और मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि ये क्वेश्चंस हमारे ही चैनल पे सर के द्वारा पूरे के पूरे जो है सॉल्व कराए गए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर वो वीडियो देखिए, और साथ ही साथ हमारे पास जो है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। और अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में आराम से पूछ सकते हैं, कोई बिना झिझक के। साथ ही साथ हमारे द्वारा एक जो है डेडिकेटेड, आपको अगर सिर्फ आप ये सोच रहे हैं कि टाइम कम है और आप देख रहे हैं कि सिलेबस जो है वो कितने सारे हैं, मतलब कितने सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, और आप ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो छोड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए जैसे कि आपको बता दूं, जैसे हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात की, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में आ जाइए। तो ये देखिए एसी सर्किट का द कॉम्प्लेक्स पावर एब्जॉर्ब्ड बाय जेड इन द एसी सर्किट गिवन बिलो इज द प्रोडक्ट ऑफ। तो ये जो है ये हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट से जो है वो क्वेश्चन आया है। फिर अगर आप ये बोलते हैं कि मैम वेट अ सेकेंड, हाँ मैम मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ के जाऊंगा। तो देखिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ के जाते हैं तो ये देखिए द मैक्सिमम रेट एट विच नियरली एरर फ्री डेटा कैन बी थियोरेटिकली ट्रांसमिटेड ओवर कम्युनिकेशन चैनल इज डिफाइंड एज, ये आपका कम्युनिकेशन का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ठीक है ना। सो उसके बाद आप आ जाइए, आप बोलिए मैम मैं तो मशीन छोड़ के जाऊंगा, ठीक है, मुझे मशीन नहीं आती। तो चलिए मशीन के क्वेश्चंस दिखा देती हूँ मैं आपको। ये भी देखिए, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स का, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज बाय डायरेक्शनल करंट फ्लो, आईजीबीटी, बाइपोलर जंक्शन, बीजेटी, ट्रायक, ये सारे जो हैं ये हमारे किसके हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। अब यहाँ पे आइए मशीन देखिए, ट्रांसफॉर्मर्स आर डिवाइसेस विच ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर। These two circuits are electrically isolated from each other. Transformers are, अब ये बताइए कि ट्रांसफॉर्मर जो है वो कौन से डिवाइस, तो अगर आपको ये नहीं पता स्टैटिक डिवाइसेस तो इसका आंसर जो रहेगा वो ये रहेगा बी वाला, स्टैटिक डिवाइसेस वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। सो ये ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे आ जाइए, आप बोलेंगे मैम मैं पावर सिस्टम छोड़ के जाऊंगा, तो देखिए द रेंज ऑफ सर्ज इम्पीडेंस ऑफ एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, तो ये ट्रांसमिशन का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट हैज़ प्रैक्टिकली जीरो कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये जनरेशन जो जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं ये उसका पावर प्लांट्स का क्वेश्चन है। अगेन इन द फेजर डायग्राम ऑफ अ करंट ट्रांसफॉर्मर द एंगल फेज एंगल इज द एंगल बिटवीन, अब ये देखिए सीटी का क्वेश्चन है। आप ये मत सोचिएगा कि करंट ट्रांसफॉर्मर मशीन 1 में आता है, सीटी पीटी जो होते हैं वो इंस्ट्रूमेंटेशन में आता है, यानी कि आपको इंस्ट्रूमेंटेशन भी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अगेन ये पावर स्टेशन का क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है, यानी कि आपको न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे से करने हैं। अगेन यहाँ पे आ जाइए, ये हमारा द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ द पावर टू कंडक्ट इलेक्शंस ऑफ, यानी कि ये हमारा जो है लेजिस्लेटिव असेंबली वाला क्वेश्चन हो गया, यानी कि ये हमारा वो जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला है उसका पार्ट हो गया। फिर ये आ जाइए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर मशीन का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ डिजिटल आईसी इज डिफाइंड एज, डिजिटल आईसी यानी कि ये हमारा किसका क्वेश्चन हो गया, हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स का क्वेश्चन है, यानी अगेन हमारी मशीन्स का क्वेश्चन है। सो हमें इस तरीके से, यानी कि हम कोई भी चीज़ नहीं छोड़ सकते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सक रहे हैं कि हर एक सब्जेक्ट से, हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए गए हैं। At the data link layer of a computer network, each device on the network has an address known as, तो हमें ये जो है ये कम्युनिकेशन का है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। फिर डीसी वाउंड जनरेटर मशीन का क्वेश्चन है। उसके बाद with capabilities of accurate positioning and a fast response or to starting, stopping and reversing a stepper motor is, ये जितनी भी हमारी स्पेशल मोटर्स होती हैं मशीन में उसका ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये माइक्रो कंट्रोलर, अगेन ये इलेक्ट्रॉनिक्स का माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आता है उसका माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर एक पार्ट होता है, उसका क्वेश्चन है।
फिर उसके बाद द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर ऑफ रेंज, ये फिर इंस्ट्रूमेंटेशन का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद ये सिंक्रोनस मोटर का क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम द एबिलिटी टू operate under both leading and lagging power factors, which among the following is an advantage of synchronous motor। तो ये हमारा जो है ये आपका मशीन का क्वेश्चन है। यानी देखिए अब फिर उसके बाद इन फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑपरेशन ऑफ डीसी मोटर। अब आप ये सोचेंगे कि ये डीसी मोटर का क्वेश्चन है, तो ये डीसी मोटर का क्वेश्चन नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स का क्वेश्चन है। यानी कि अभी जो मैंने आपको क्वेश्चंस पढ़ के बताए आप उसी में से समझ जाइए फ्रेंड कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए मैं एक पेपर और एनालाइज करके बता दूं। ये 30 जैन का हो गया, ये 31 जैन का हम खोलते हैं, ठीक है। हाँ ये है LNG is stored and transported in low insulated temperature container, analogy stand for, ठीक है। LNG का मतलब पूछा गया है, सो ये जो है ये आपका कंबाइंड क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल में। फिर उसके बाद मैक्सिमम रेट एट विच एरर फ्री डेटा कैन बी थियोरेटिकली ट्रांसमिटेड ओवर कम्युनिकेशन, अगेन कम्युनिकेशन का। फिर द स्टार्टिंग टॉप ऑफ डीसी मोटर जो है मशीन का। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिग्रीज पास्ड ओवर व्हेन द शाफ्ट ऑफ 4 पोल सिंक्रोनस अल्टरनेटर का क्वेश्चन है, मशीन का क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग हाइड्रोलिक टर्बाइन इज यूज्ड फॉर हाइड्रोलिक हेड अबव 200 मीटर, यानी कि ये हो गया हमारा पावर सिस्टम का, ठीक है। फिर उसके बाद अ पावर प्लांट हैज अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ स्विचवेयर प्रोटेक्शन का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद हाउ मेनी टोटल लिंक्स आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट 12 डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। मैश नेटवर्क फुल इन अ कनेक्टेड फुली मैश नेटवर्क। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू फीडबैक एम्पलीफायर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी मेट इन, ये हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये द रेशियो कैपेसिटी ऑफ ओपन डेल्टा और वीवी कनेक्शन फॉर 3 फेज ट्रांसफार्मर एंड कैपेसिटी ऑफ डेल्टा, ये हमारा जो है मशीन का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद अ ट्रांसफार्मर कॉस्टिंग रुपीज इफ द स्क्रैप वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट इज द एनुअल डिस्क्रिप्शन। तो ये आपको लग रहा होगा ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है, बट ये ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन नहीं है, ये पावर सिस्टम का जो है हमारा स्विचवेयर प्रोटेक्शन हम पढ़ते हैं ना, उसमें जो हम वैल्यूज़ निकालते हैं, ये उसका क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हाई स्पीड्स अल्टरनेटर्स, ये भी पावर सिस्टम का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ गया। फिर उसके बाद ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर 16 बिट्स। सो आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मर्ज क्वेश्चंस हैं, जितने भी टॉपिक्स दिए हैं। अब इसमें आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है जो कि मतलब आपको जो करना है। अब आपको अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं और आपके पास, क्योंकि ये जितना भी जो सिलेबस दिया है ये आप 4 साल की इंजीनियरिंग में, 4 साल के इंजीनियरिंग में जो आप जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो उन सब का कॉम्बिनेशन है। तो क्या ये आपको के लिए पॉसिबल है कि आप 3 मंथ्स में इन्हें कंप्लीट कर पाओ? नो मैम, ये तो 3 मंथ्स और 2 मंथ्स में कंप्लीट कर पाओ, आई डोंट नो, अभी इसकी डेट नहीं आई है, इसलिए मैं मैक्सिमम 3 या 2 मंथ्स लेके चल रही हूँ। तो क्या आपके पास ये कंफर्मेशन है कि आप 3 या 2 मंथ्स में इतने सारे सब्जेक्ट्स को एकदम बेसिक्स से, क्योंकि आपने देखा कि इसमें आपने बेसिक्स भी देखे, क्वेश्चंस का लेवल बेसिक भी है, न्यूमेरिकल भी है, फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बिल्कुल आउट ऑफ मतलब एकदम ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं जिनमें हमें ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो क्या आप इस लेवल की पढ़ाई कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो ये वेल एंड गुड की बात है कि हाँ भाई हम तो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप उस लेवल पे हो फ्रेंड्स, तब तो आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट दीजिए, और जहाँ मॉक टेस्ट में आपको गड़बड़ आ रही है आप उस टॉपिक को अपना सुधारिए। लेकिन अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो उन विद्यार्थियों के लिए मैं ये कहूँगी कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप उस ग्रुप से जुड़िए
और अगर इस ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम जो है वो बच्चे बोलेंगे कि नहीं मैम आप हमें डेडिकेटेड कंटेंट प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि हम एकदम डेडिकेटेड कंटेंट आपको देते हैं। हम 4 घंटे की कम से कम हमारी डेली टेक्निकल की क्लास रहेगी। उस 4 घंटे में हम आपको एकदम जो क्रिस्प जो है, क्रिस्प तरह समझते हैं कि जो सिर्फ आपके काम की चीज़ें हैं, जहां आपको पूरा डिटेल से पढ़ाना है वहां हम आपको डिटेल से बिल्कुल न्यूमेरिकल भी पढ़ाएंगे। और आपको एमसीक्यूज़ तो हालांकि सारी ही चीज़ों के जितने भी आपके टॉपिक्स रहेंगे उसके एमसीक्यूज़ कराए जाएंगे, बट जितने भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आने की संभावना होती है, जो हमने एनालिसिस किया है उसके अनुसार जो जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे हम उसका आपको एकदम बिल्कुल क्रिस्प नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कराएंगे, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराएंगे। यानी आपको फिर यहाँ वहाँ नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 3 महीने में से 15 दिन तो सिर्फ सिलेबस को एनालाइज करने में, PYQs करने में। तो ये सब मेहनत आप क्यों करें जब आपके पास फैकल्टी है, आपके पास ये सब करने वाला बंदा है। तो आपको क्या करना है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जो अगर आप जो संख्या है, जो आपका जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स होते हैं वो मैक्सिमम हो जाते हैं, तो फिर हमने जो कोर्स लॉन्च किया है आप उससे जुड़िए और फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप उस चीज़ का लाभ उठाइए। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको मैं बता रही हूँ, तैयारी तो सब करेंगे, हार्ड वर्क भी सब करेंगे, लेकिन इस समय सीट को वही चुरा के ले जाएगा जो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करेगा। सो बने रहिएगा हमारे चैनल से। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको ये सारी जानकारियाँ पसंद आई हैं तो आप प्लीज़ जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अभी जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है वो जो अपनी सहमति दिखाइए कि इस कोर्स को लॉन्च किया जाए। तो हम आपको बिल्कुल जिस तरीके से हमने एनालिसिस आपको एकदम पक्का करवाया, आप अपनी एनालिसिस से ही समझ गए होंगे कि जो बंदा है वो पढ़ाने वाला बंदा जो है वो आपको वो चीज़ करवा पाएगा या नहीं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी कुछ मदद हुई होगी। थैंक यू सो मच। जल्दी जाइए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे इस दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड डे।